जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के सेशन में बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को कवर कर सकते हैं। और सभी वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट है उसका PDF जो है आंसर के साथ कोर्स में अपलोड कर दिया गया है। इस कोर्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी पूछना हो तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जिसके मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक फर्म में कार्य करना ये तो शामिल होगा। एक नए घर का निर्माण, इसके मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। बाजार में मछली बेचना या कोई भी चीज़ बेचना ये भी काउंट होगा। लेकिन गृहिणी का कार्य, जो घर में काम करता है गृहिणी, उसके कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय आय की बात करें, ये होता क्या है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान यानी कि एक साल के दौरान जो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है, ठीक है, उसी के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। जिस समय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था उस समय क्या था, तो 1868 में इन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, जो कि उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति था। ठीक है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे, इसमें साइंस की क्लास, और रात 8 बजे, दोनों क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। तो प्रसिद्ध तवांग मठ जो है ये किस राज्य में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है आपका तवांग मठ। क्वेश्चन नंबर 3, उमानंद असम में स्थित एक क्या है। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी क्लासें होती है सभी क्लास के जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। तो उमानंद असम में एक द्वीप है, यानी कि द्वीप का नाम है उमानंद। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और उमानंद द्वीप की बात करें, ये किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ठीक है, और एक द्वीप पूछा जाता है माजुली द्वीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। कहाँ पर है, असम में है, और ब्रह्मपुत्रा नदी पर। और उमानंद द्वीप कहाँ है, ये भी आपका असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। चलिए, और देखिए द्वीप का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो देखिए, वह स्थान, भूमि का वह स्थान जो कि चारों ओर जल से घिरा होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भूमि है और चारों ओर जल है, तो ये बीच में आपका क्या कहलाता है, द्वीप। ठीक है, और प्रायद्वीप क्या कहलाता है, जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है तो 3 ओर पानी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, और इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो भारत का नीचे साइड का मैप जो है ये प्रायद्वीपीय कहलाता है। क्यों, क्योंकि 3 ओर पानी है, और जिसके चारों ओर पानी हो वो आपका द्वीप कहलाता है। चलिए क्वेश्चन 4, संविधान सभा के लगभग लिखने के लिए 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को तक समय समय पर बैठक की। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए समय समय पर बैठक किया। तो कितने वर्ष तक ये आपको बताना है, तो लगभग 3 वर्ष तक। ठीक है, संविधान को लिखने के लिए 300 सदस्यों ने संविधान को लिखने के लिए लगभग 3 वर्षों तक समय समय पर बैठक किया था, जिसमें से पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ये तो आप सभी जानते हैं। और आखिरी बैठक पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 को।
जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है ये बताना है। और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आप लोग क्या कीजिए, साथ में लिखिए, इससे आपका खुद का नोट्स तैयार होगा। और मोबाइल नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9631887058। बिहार पुलिस के लिए जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में जानना है तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, सर्बिया देश के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, थोसेदर जलप्रपात किस राज्य में है। हमने आपको बताया था धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे गरसोप्पा जलप्रपात ये किस नदी पर है, तो ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है थोसेदर जलप्रपात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था। चलिए बताइए, जिस प्रकार योग दर्शन का संबंध पूछे, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो पतंजलि, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर बताना है जो कपिल है इसका संबंध किस दर्शन से है, तो महर्षि कपिल का संबंध है आपका सांख्य दर्शन से, ठीक है। यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ऋषि कपिल है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम मुनि है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, गौतम मुनि है न्याय दर्शन के प्रवर्तक। ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 8, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था, तो ये 1937 में लाया गया था शिक्षा की वर्धा योजना। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है, तो भाग 12, ठीक है। भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल पूछे तो इसके लिए आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक है। भाग 12 में 264 से लेकर 300A तक क्या है, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमा से संबंधित है, ये आपको बताना रखना है 264 से 300A तक। अच्छा, भाग 9 में क्या है, ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। नोट कर लीजिए, पंचायती राज का उल्लेख मिलता है भाग 9 में, ठीक है। और भाग 10 में क्या मिलता है, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन मिलता है भाग 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। चलिए बताइए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों, आंग्ल नेपाल युद्ध की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था, ये डेट आपको पता होना चाहिए। तो ये 1814 से 16 तक में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, लॉर्ड हेस्टिंग्स। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, बादाम पहाड़ क्या है, तो लौह अयस्क की एक खान है, ये किस राज्य में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में स्थित है। अच्छा, अगर आपसे पूछे मयूरभंज, मयूरभंज ये किसकी खाने हैं, तो मयूरभंज की बात करें ये भी लौह अयस्क की खाने हैं, ये भी आपका उड़ीसा राज्य में है। तो बादाम पहाड़, मयूरभंज ये दोनों कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो उड़ीसा राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनामृत संघ यानी कि इस्कॉन की स्थापना किसने किया था। बताइए, इस्कॉन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जिसको इस्कॉन बोला जाता है, इसकी स्थापना किया था भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1966 में। ठीक है, 1966 में किया था। क्वेश्चन 13, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम से हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? देखिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अंतिम रूप से भुगतान उसी व्यक्ति को करना पड़ता है, वो आपका प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में जैसे कि आपका निगम कर आ गया। निगम कर में क्या होता है? जिस व्यक्ति पर लगता है उसका भुगतान वही व्यक्ति करता है। निगम कर, आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, व्यय कर, ये सभी आपका प्रत्यक्ष कर में आता है। तो संपत्ति कर होगा नहीं, आयकर भी नहीं होगा और व्यवसाय कर भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा आपका वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे पूछा है कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जैसे कि आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था? ये डेट भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो जीएसटी भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में आपका उत्पाद शुल्क भी आता है। ठीक है, उत्पाद शुल्क भी आता है, सीमा शुल्क भी आता है। सीमा शुल्क, सेवा कर, जीएसटी ये सभी अप्रत्यक्ष कर में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 15, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी का हिस्सा है, यानी कि चंबल नदी पर बना हुआ है गांधी सागर बांध। राज्य पूछे तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध की बात करें, ये आपका नर्मदा नदी पर है, लिखते जाइए नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध की बात करें, ये महानदी पर है और विश्व का सबसे लंबा बांध है, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी, ये बिहार का शोक कहलाता है, कोसी नदी। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 1968 के दशक में भारत में पहला लोकपाल विधेयक को पेश किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है। और इस उच्चतम न्यायालय के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहले कौन था? DY चंद्रचूड़, लेकिन अभी कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना है 51वें नंबर का। तो इनका जो आदर्श वाक्य है उच्चतम न्यायालय का ये है, यतो धर्मस्ततो जयः। याद रखिएगा, ये पता होना चाहिए, यतो धर्मस्ततो जयः। इसका मतलब है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। ठीक है, यतो धर्मस्ततो जयः। अच्छा, भारत का आदर्श वाक्य पूछे क्या है? तो सत्यमेव जयते, ये भारत का आदर्श वाक्य है। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को, और ये भारत का आदर्श वाक्य है। लिखते चलिए सभी को। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य विधायिका द्वारा पारित जो भी विधेयक होते हैं, कुछ प्रकार के उसमें से विधेयक जो है इसको भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है। और ये अधिकार किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के पास में। अच्छा, राज्य का जो राज्यपाल होता है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? यानी सिक्किम को चीन से जो जोड़ता है वो दर्रा का नाम याद रखिएगा, नाथुला दर्रा। ये कहाँ पर है? आपका सिक्किम में है नाथुला दर्रा।
निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बताइए। तो देखिए, गंतव्य आधारित कर बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको शॉर्ट में जीएसटी कहा जाता है। इसी को बोला जाता है गंतव्य आधारित कर। और जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व का ऐसा देश बताना है, विश्व का पहला दुनिया का पहला देश कौन सा है जहाँ पर जीएसटी लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश था आपका फ्रांस। कब जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में? 1954 में। और भारत में 1 जुलाई 2017 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आंसर है बॉम्बे में। कहाँ पर किया गया था? बॉम्बे में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। परमहंस मंडली की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग तथा बालकृष्ण जयकर ने किया था। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था या फिर किसने किया था? इसका आंसर है वासवन्ना ने। ठीक है, 12वीं सदी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा, जिसे लिंगायत आंदोलन भी बोला जाता है, इसका नेतृत्व किया था वासवन्ना ने। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्रशासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम पूछा जा रहा है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और अगर आपसे पूछे कि राज्य में बताइए सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, राज्य में अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, राज्य में सबसे अधिक पूछे जनसंख्या घनत्व तो अपना बिहार का था। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपका हो जाएगा कौन? तो दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में अधिक हो जाएगा दिल्ली और राज्य में बिहार। कम में अंडमान निकोबार, कम में राज्य में अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर है बिहार। बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग ये मिला हुआ है। ठीक है, और बिहार का जो कतरनी चावल है, कतरनी चावल, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो दोनों ध्यान रखिए, कतरनी चावल और मिर्चा चावल दोनों को जीआई टैग मिला है बिहार में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? आंसर है चांदी। ठीक है, चांदी में अधिकतम ताप चालकता होती है। चांदी की बात करें तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी माना जाता है। और ये धातु ऐसी धातु है जो अधिकतम ताप चालकता रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह दर्पण कौन सा है? तो चूंकि यहाँ पर फोकल लंबाई प्लस में है तो इसका मतलब दर्पण उत्तल है, और माइनस में दिखाए तो अवतल दर्पण। ठीक है, और लेंस में उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोकी में संख्यावाचक आ रहा है, तो जिस शब्द से संख्या का पता चले वो आपका द्विगु समास में आता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए, अगर कोई वस्तु है, कोई गतिमान वस्तु है और उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं है तो घर्षण के कारण ही रुक जाएगी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, घर्षण बल के कारण। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से
प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है। इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ओम का नियम है और ओम का नियम भी बराबर क्या है, I × R। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर है पुतली, जिसको आइरिस भी कहा जाता है। क्या होगा? पुतली। ठीक है, तो इसका काम क्या है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। अच्छा, रेटिना की बात करें, इस पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो इसी रेटिना पर, जिसको दृष्टिपटल बोला जाता है, रेटिना। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कॉर्निया की बात करें तो नेत्रदान में जो दान किया जाता है, इसी कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। पूरा आँख को दान नहीं किया जाता है, कॉर्निया भाग को ही दान करता है। चले, तो आज के सेट में टोटल 30 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।